फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 29 ऑफ सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वह हमारे जो यूपीएससी का जो सिलेबस है, जो स्पेशली मेंस के लिए प्रीफर किया गया है, उसमें ये जो करंट इवेंट्स है वो कहाँ पे लिंक होगी। क्योंकि ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं उसका यूज़ कहाँ कर पाएंगे। तो प्री में तो डायरेक्टली होता है कि प्री जो टॉपिक होता है उसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं और ये पता चल गया कि डायरेक्टली क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा। लेकिन मेंस में चार जो अब हमारे जो पेपर डिवाइड हैं और उसमें भी जो टॉपिक्स हैं वहाँ पे पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक का हिस्सा है, ताकि हम जब स्टैटिक पोर्शन पढ़ें तो उसी के साथ में इसको समझ पाएँ कि ये इसी का एक पार्ट है। तो इसलिए हमको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये जो हमारा मेंस का जो सिलेबस है उसके किस पेपर में और किस टॉपिक के साथ में लिंक होगा। साथ ही कुछ ऐसी इवेंट्स होती है जो आधार का काम करती है या भी मतलब अपने आप में पूर्ण रूप से टॉपिक नहीं होती है, लेकिन किसी टॉपिक को में एक एग्जाम्पल के तौर पे आती है। तो वो कौन सी न्यूज़ है जो किस वाले टॉपिक के साथ में एग्जाम्पल के तौर पे जाएगी, ये भी हमको समझना है। तो हम इन न्यूज़ के साथ में ऐसा ही करते हैं कि सिलेबस में कहाँ पे लिंक होगी। साथ ही आपका जो आंसर राइटिंग होती है या मेंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर करंट इवेंट के ऊपर क्वेश्चन जनरेट हो, लेकिन हर करंट इवेंट आपके क्वेश्चन में या आंसर में कहाँ समाहित हो सकता है या कहाँ आप उसको फिल कर सकते हैं, ये जानना भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम यहाँ पे जो करंट इवेंट होते हैं उनको लिंक करने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम सबसे पहले करंट इवेंट देखेंगे, वो है नारी वंदन अधिनियम। ये जो अधिनियम है हम पहले भी देख चुके थे कि लोकसभा और राज्यसभा से ये पारित हो चुका था। अभी जो है राष्ट्रपति जी ने इसको इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब ये पूरी तरीके से पारित होकर अब लागू होगा। इसके जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं, इसके जो बारीक चीज़ें हैं इसमें मेंशन्ड है, उनके बारे में हमने कुछ चीज़ों के बारे में पहले भी डिस्कस किया था। जैसे कि इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को, ये वाला आयाम। और ये जो आरक्षण लागू होगा वो परिसीमन के बाद लागू होगा, ये वाला आयाम। इसके अलावा अगर कुछ एस्पेक्ट हैं तो उसके बारे में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कल के सेशन में या आने वाले सेशन में, जहाँ पे भी हमको ज़रूरत लगेगी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये हम पहले भी देख चुके थे कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि महिलाओं वाला जो सेक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उससे 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस बार तो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बहुत बड़ा एक बेस होता है, या आपके जो स्कोर होते हैं उसमें स्कोरिंग करने में आपको बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए आपको इस अधिनियम को अच्छे से कर लेना है कवर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विधि आयोग की जो कुछ सिफारिशें आई है अभी उसके ऊपर। विधि आयोग जो है उसने 3 इम्पोर्टेंट सिफारिशें की है अभी। एक तो है पॉक्सो एक्ट को लेके, बाल संरक्षण अधिनियम को लेके, दूसरी जो है EFIR को लेके, और तीसरी है एक साथ चुनावों को लेके। तो एक साथ चुनाव के बारे में अभी इतनी ज़्यादा कुछ विशेष डिस्कशन नहीं हुई है। उसका जो एक इम्पोर्टेंट सिफारिश थी वो हम पहले देख चुके हैं। अभी जो मेन जो चीज़ आई है वो है एक तो पॉक्सो एक्ट को लेके और एक EFIR को लेके, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो विधि आयोग ने अभी ये कहा है कि जो सहमति से जो संबंध बनाने की जो उम्र है, पहले ऐसा हो रहा था कि उसको 18 ईयर्स से कम करके 16 ईयर कर दिया जाए, लेकिन अभी विधि आयोग ने कहा है कि ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे बाल विवाह और बाल तस्करी को प्रोत्साहन मिल सकता है। तो अभी उसकी सिफारिश ये है कि ये जो एज है 18 ईयर, इसी को कंटिन्यू किया जाए। तो विधि आयोग ने सरकार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति से संबंध बनाने की मौजूदा उम्र नहीं बदलने की सलाह दी है। इसके साथ ही उसने 16 to 18 आयु वर्ग के बच्चों की मौन स्वीकृति से जुड़े मामलों में सजा को लेकर निर्देशित न्यायिक विवेक लागू करने का सुझाव भी दिया है।
इसमें कहा गया है कि जो बच्चों की जो ओर से जो कानून में सहमति नहीं बल्कि मौन स्वीकृति से जुड़े मामले होते हैं, उसकी स्थिति में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है, और इसके लिए कानून में संशोधन की ज़रूरत है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है जिसके की बात जो कि आप कभी भी बच्चों से रिलेटेड, बाल संरक्षण से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से सुधार को लेके एक प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे विधि आयोग का आप लिख सकते हैं। और ये जो एज ग्रुप का जो संशोधन वाली बात है, ये बहुत बार हाईलाइटेड होती है, तो कभी कभी हो जाता है कि इस पर क्वेश्चन जनरेट हो जाए, तो आप वहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं। ये जो टॉपिक है आपका पोक्सो एक्ट वाला, ये आपके पेपर 2 में जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा व बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान व निकाय के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हैं। अब ये जो कुछ आयोग होते हैं और उनकी जो सिफारिशें होती हैं, वो हमको कहीं कहीं पे जब आंसर आता है कि आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, वहाँ पे भी आप इनको मेंशन कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट था जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस की है। नेक्स्ट जो है वो है विधि आयोग की EFIR को लेके न्यूज़। विधि आयोग ने अभी चरणबद्ध तरीके से EFIR को लागू करने के बारे में भी कहा है। जब हम देखते हैं ना कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग कहाँ हमारे शासन व्यवस्था में हो सकता है, उस टॉपिक के साथ में ये लिंक होता है कि कैसे हम अपराध को टेक्नोलॉजी की सहायता से सोल्व कर सकते हैं, शासन व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का क्या प्रयोग है। तो उन सभी जगहों पे ये न्यूज़ जो है वो लिंक होगी। इसमें बताया गया है कि जो विधि आयोग है उसने कहा है कि EFIR का रजिस्ट्रेशन शुरू होना चाहिए, और शुरू में उन सभी संज्ञेय अपराधों के लिए EFIR के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जानी चाहिए जहां आरोपी अज्ञात हो। पहले चरण में जहां आरोपी अज्ञात है, पहले वहां पे EFIR की जाए, बाद में उन मामलों तक बढ़ाया जा सकता है जहां पे आरोपित को 3 साल तक की जेल की सजा दी गई हो, वहाँ पे भी EFIR हम अलाउ कर सकते हैं। तो ये अभी एक सिफारिश यहाँ पे विधि आयोग जो है उन्होंने की है। इसमें जो विधि आयोग है उन्होंने कहा है कि जो विधि आयोग है इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ये आपको पता होना चाहिए, प्री के हिसाब से जनरल अवेयरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो ये इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो ये एक बेसिक सी न्यूज़ थी जिसके के बारे में हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ओवरऑल टॉपिक के रूप में इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसका यूज़ आप अलग अलग जो इकोनॉमी सेक्टर में जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं वहाँ पे कर सकते हैं, उद्योगों को लेके, और स्पेशली जो कुछ लक्ष्य होते हैं हमारी सरकार के, या जो सरकार जो लक्ष्य बना लेती है, जैसे कि 2047 तक हमको ये करना है, 2025 तक हमको ये करना है, इस तरीके के जो टारगेट होते हैं उनके आप एक अलग पेज पे एक नोट बना लो कि ये हमारी गवर्नमेंट का एम्बिशन है। तो ऐसे ही कुछ एम्बिशन और डाटा यहाँ पे उद्योग सेक्टर को लेके दिया हुआ है इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में, जिसका कि आप अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। भारतीय व्यापार और उद्योगों के लिए अपना स्केल व साइज बदलने का अभी जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, जहाँ पे कि हम G20 की अध्यक्षता कर चुके हैं, भारत को बहुत बढ़त मिल चुकी है। जो ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है उसमें हमारे जो गृह मंत्री है उन्होंने कहा था कि जो हमारे जो व्यापार और उद्योग के लिए है वो अभी बहुत बेहतर समय चल रहा है, उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा, सबसे अधिक आबादी वाला और सबसे अधिक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टेक्नोक्रेट वाला देश है, जहाँ लोकतंत्र भी हैं, टीम वर्क भी है। ये एक एज ए जैसे हम यूज़ करते हैं ना डायलॉग की तरह, उस तरीके से आप अलग जगह पे कहीं पे भी आपके आंसर में यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपको बताना हो कि भारत कितना मजबूत है, वहाँ पे आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। फिर इसी आर्टिकल में आगे मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि मतलब कि गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है कि 2047 में भारत को संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है, एक लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य है 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो, ये भी एक लक्ष्य है। और 2027 में
भारत 5वें से तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाए विश्व में। ये 3 लक्ष्य हैं जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपको अपने कहीं पे भी नोट जहाँ आप बनाते हैं वहाँ पे लिख लेना है। फिर आगे इन्होंने बताया कि अलग अलग चीज़ों को लेके इन्होंने कुछ डेटा दिए। अप्रैल 2023 में जो जीएसटी संग्रह था वो 1.87 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो ये आप जहाँ पे कर संग्रह की बात आएगी वहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे ही विदेशी मुद्रा भंडार जो है 309 अरब डॉलर था, जो आज यानी कि जब ये न्यूज़ थी वो 593 अरब डॉलर का हो गया है। यानी कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी बढ़त हुई है। फिर जो हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है उसके लिए हमने 3.90 लाख से ज़्यादा नियमों को समाप्त किया है, ताकि जो व्यापार है उसको प्रोत्साहन मिले, निवेश जो है वो आकर्षित हो। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जहाँ बात आए तो वो वहाँ पे आप लिख सकते हैं, या गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है वहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2013-14 में देश में 127 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए थे, जो कि 22 में बढ़कर 12,735 करोड़ हो गए। तो मतलब कि डिजिटल की जब भी बात आती है कि डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ पे इस आंकड़े के थ्रू आप बता सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसमें सक्सेस पाई है। फिर आगे इन्होंने बताया कि 2014 में भारत में 50 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। अब जो है बैंक अकाउंट 50 करोड़ लोगों को अब जो है 50 करोड़ लोग इस अर्थतंत्र में जुड़ गए, मतलब अब उनके पास भी अपना एक बैंक अकाउंट है। तो ये इस तरीके से कुछ छोटे छोटे इवेंट्स हैं, कुछ छोटे छोटे डाटा हैं जिनका आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं, और इनकी ऑथेंटिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी मंत्री जब बोलता है तो वो डाटा कभी भी फेक नहीं हो सकता है, इसलिए आप इसको मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। पेपर 3 में ऑब्वियस ये काम आएगा। अब ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये उसी टॉपिक के साथ मेंशन होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग आयाम कवर है, तो आप अलग अलग जगह पे इनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है पेरिस समझौते को लेके। पेरिस समझौता जब हुआ था तो वहाँ पे जो विकसित और विकासशील जो तनाव का मुद्दा है वो है कि जो विकसित देश है कुछ चीज़ों का यूज़ कर चुके हैं और विकासशील देश अभी उस अवस्था से गुजर रहे हैं, तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन विकसित देश हमेशा जो अपना काम है उसका जो बोझ है वो विकासशील देशों पर डालने की कोशिश करते हैं। उसी को लेके भारत ने अभी अपना एक पक्ष रखा है। ग्लोबल स्टॉक टेक को लेकर भारत ने, ये जो ग्लोबल स्टॉक टेक है इसको लेकर भारत ने अपना एक स्टैंड रखा है कि राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन यानी कि UNFCCC में एक अभिवेदन में विकसित देशों की निंदा करते हुए भारत ने कहा है कि विकासशील देशों को आवश्यक जो जीवाश्म ईंधन है विकसित करने से रोकने के लिए कुछ विकसित देश पेरिस समझौते का फायदा उठा रहे हैं, जबकि वे स्वयं जीवाश्म ईंधन में निवेश करना जारी रखे। मतलब वो तो निवेश कर रहे हैं लेकिन जो विकासशील देश यूज करना चाहते हैं उनको वो मना करते हैं। तो भारत ने भी स्टैंड लेके कहा है कि ये गलत है। प्रथम ग्लोबल स्टॉक टेक परिणाम में कार्बन उत्सर्जन में 2020 से पहले के अंतर को पाटने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मतलब कुल मिला के यहाँ पे भारत का स्टैंड ये है कि ये जो चीज़ है इसको इक्वल कर दिया जाए। मतलब जो विकसित और विकासशील है दोनों के साथ में एक लेवल पे ट्रीटमेंट किया जाए। ये जो ग्लोबल स्टॉक टेक है ये पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक वैश्विक प्रगति के आकलन को लेकर संयुक्त राष्ट्र की द्विवार्षिक समीक्षा है, जो कि अभी जो ये जो प्रक्रिया है वो दुबई में होने वाला जो कोप सम्मेलन है, COP 28 उस सम्मेलन में पूरा होने वाला है, और ये जो समीक्षा है वो वहाँ पे फिर इसके रिजल्ट को वहाँ पे बताया जाएगा कि क्या हुआ है। तो ग्लोबल स्टॉक टेक आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आया है, क्या इसके जो परिणाम आएंगे, मतलब जब सम्मेलन होगा तो आपको इसके परिणामों को भी जानना होगा। और ये जो टॉपिक है आपके GS पेपर 3 में संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण और पर्यावरण प्रभाव आकलन के साथ में लिंक होगा। जब जलवायु परिवर्तन के बारे में हम क्या इंटरनेशनली क्या क्या कर रहे हैं उसके साथ में। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जहाँ पे कि हम देखेंगे
कि कुछ इवेंट्स जो होती हैं वो ओवरऑल एक टॉपिक नहीं होती हैं, वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने में एक जिस तरीके से हम दीवार बनाते हैं उसमें सीमेंट भरते हैं उस तरीके का काम करती है। जैसे कि कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन में ई तकनीक किसानों की किस प्रकार मदद करती है, इसे समझाइए। इस टॉपिक के लिए को हम देखते हैं कि हमने अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ने की कहा था कि रक्षा और कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का एक आर्टिकल दिया था। तो वो ड्रोन तकनीक ओवरऑल कोई टॉपिक नहीं हो सकता है, वो यहाँ पे लिंक होता है। ऐसे क्वेश्चंस में आप इनको लिख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है 2023 में जो अभी एग्जाम हुई थी मेंस की, उसमें पूछा गया है। तो इस तरीके से आप कुछ इवेंट्स को यूज कर सकते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इलेक्ट्रिक वाहन कैसे योगदान करते हैं, पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में क्या प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं। अभी हमने ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस का जिक्र किया था 1-2 दिन पहले की इवेंट्स में है। तो ये भी है, इसके साथ में ये भी जो है एक कोई ग्रीन हाइड्रोजन बस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन आप कर सकते हैं। ऐसे ही है, प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। तो अभी जो महिला संरक्षण विधेयक है या ये जो पोक्सो वाला है, अभी हमने ट्रांसजेंडर वाले अधिनियम की बात की थी, वो सब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में आप आंसर में लिख सकते हो उनको एज ए एग्जाम्पल। और अभी जो ये अधिनियम बना है नारी वंदन अधिनियम, ये किस तरीके से रिलेवेंट रखता है और कितना इम्पोर्टेंट है इसको आप समझ सकेंगे। 2023 का ही की जो भी एग्ज़ाम हुई थी 2022 वाली मेंस की, उसमें एक क्वेश्चन आया है कि भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए नागरिक समाज समूह के योगदान पर विचार कीजिए। इसी तरीके का क्वेश्चन जो है वो उल्टा पूछा जा सकता है कि भारत में राज्य विधायिका और महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए यह जो अधिनियम है वो क्या योगदान कर सकता है, उस पर विचार कीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको मतलब इसमें इवेंट आप अलग अलग इवेंट्स को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और कुछ इवेंट्स आपको अवेलेबल कराने का रीज़न ही यही रहता है कि आप उनको एक एग्जाम्पल के तौर पे आप वहाँ पे लिख सकें। तो ये थी कुछ बेसिक करंट इवेंट्स। एथिक्स का जो कोट है वो आपको अवेलेबल यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। आप अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए और सिलेबस को बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपके ध्यान में रहें। कल हम नेक्स्ट इवेंट के साथ में मिलेंगे 13 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट के साथ में। थैंक यू सो मच।